everyone, welcome to my channel. Let's read and learn with Jyotsna. This is part 5 of chapter 8 of class 10th NCERT biology, that is how do organisms reproduce. In this video we will discuss some more important questions that are from NCERT book and some are previous year questions. इससे पहले की वीडियो में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियोस जाके ज़रूर देखिए। ऑल्सो हमने चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी बायोलॉजी के एनसीईआरटी से ही रीड करके वर्ड टू वर्ड अच्छे से समझ के कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वो सब वीडियोस जाके ज़रूर देखिए। उसमें मैंने हैंड रिटन नोट्स एंड हैंडमेड डायग्राम्स वगैरह सब शेयर किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। The first question is name the parts labeled A, B, C, D and E in the given figure, right? तो हमें ये फिगर दी हुई है, किसकी फिगर है? ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फिगर है, वो भी फीमेल्स की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये ह्यूमंस का। इसमें या तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा जिसमें लेबलिंग करने को बोल रहा है कि ये जो ABCDE जो पार्ट्स हैं उनको लेबल कीजिए, या फिर ये डायरेक्टली हमें डायग्राम बनाने को भी बोल सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वेल लेबल डायग्राम बनाओ। तो दोनों ही हमें पता होने चाहिए कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन। तो ए पार्ट क्या है? ए है हमारा फेलोपियन ट्यूब है, तो एक ये होती है, एक ये वाली फेलोपियन ट्यूब होती है। ओवरीज भी दो होती हैं, एक एरी और एक एरी। तो बी पार्ट हमारा ओवरी है। सी हमारा क्या है? यूटेरस है। और डी क्या है? सर्विक्स। वेयर एज ई इज द वेजाइना। तो ये पता है सभी को पहले से ही। अब नेक्स्ट क्या है इसका? वेयर डू द फॉलोइंग फंक्शंस अकर। तो ये जो फंक्शंस दिए हुए हैं ये कौन से पार्ट में होते हैं ये हमें बताना है। तो प्रोडक्शन ऑफ एन एग, कि एग का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है वो हमें पता है, ओवरीज में होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होगा। इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा उसका जो इम्प्लांटेशन होगा वो कहाँ होगा? लाइनिंग ऑफ यूटेरस में होगा। व्हाट हैपन्स टू द लाइनिंग ऑफ यूटेरस? यूटेरस की जो लाइनिंग है उसका क्या होता है, कब? फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है बिफोर रिलीज ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग। जब फर्टिलाइज्ड एग रिलीज होने वाला होता है उससे पहले क्या होता है यूटेरस की लाइनिंग का? तो हमें पता है यूटेरस की लाइनिंग क्या होती है? बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी बिफोर द रिलीज ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, राइट? हमने पढ़ा था ये। और इफ़ नो फर्टिलाइजेशन अकर्स, अगर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो तब क्या होता है? तो जो लाइनिंग होती है यूटेरस की वो क्या हो जाती है? स्लोली ब्रेक्स डाउन एंड कम्स आउट थ्रू द वेजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस इफ़ नो फर्टिलाइजेशन अकर्स। और इसको हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, मेंस्ट्रुएशन होता है, वो इसी वजह से होता है। तो हमने देखा कि जब फर्टिलाइज्ड एग के रिलीज होने से पहले यूटेरस की वॉल थिक हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स हो जाती है। क्यों? जिससे कि जो ज़ायगोट डेवलप करेगा उसको न्यूट्रिशन वगैरह उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है ये। ऑल्सो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर ये जो यूटेरस की वॉल थिक और स्पॉन्जी हो गई थी और रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स हो गई थी, तो फर्टिलाइजेशन ना नहीं होगा तो ये क्या होगा? ब्रेक डाउन कर जाएगी ये वाली लाइनिंग और विल कम आउट थ्रू वेजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is why is vegetative propagation practiced for growing some types of plants? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को क्यों प्रैक्टिस किया जाता है कुछ प्लांट्स को ग्रो करने के लिए? तो इसका एक तरीके से ये एडवांटेजेस हमें बताने हैं इसमें। तो क्वेश्चन वैसे भी पूछ सकते हैं। द प्लांट्स लाइक बनाना, ऑरेंज एंड रोज एंड जैस्मिन ऑल्सो, ये मैंने यहाँ लिखा है जैस्मिन भी, do not produce viable seeds and hence are propagated by vegetative propagation। जो प्लांट्स होते हैं, बनाना का हो गया, ऑरेंज का हो गया, रोज़ या जैस्मिन का हो गया, इनमें जो है वायबल सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं जिससे कि हम सीड्स के थ्रू इनको ग्रो कर लिया जाए। ठीक है, तो इसलिए इनको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड यूज़ करके ग्रो किया जाता है। Plants raised by vegetative propagation bears flowers and fruits earlier than those produced from seeds। जो जो प्लांट्स हम सीड्स से ग्रो करते हैं और जो प्लांट हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ग्रो करते हैं, तो जो प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से हमने ग्रो किए हैं उनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स जो हैं पहले आ जाएंगे उन प्लांट्स के कंपैरिजन में जिनको हमने
सीड्स के थ्रू ग्रो किया होगा, ठीक है। तो उनमें जो है फ्रूट्स और फ्लावर्स जो है देर से आएंगे, जबकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाले प्लांट्स में फ्लावर्स और फ्रूट्स पहले आ जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं। सेम सेम वेराइटी सेम वेराइटी ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स कैन बी प्रोड्यूस ईयर आफ्टर ईयर। इसका एक फ़ायदा ये है कि हम सेम वेराइटी जो है फ्लावर्स की, फ्रूट्स की, हर साल ईयर आफ्टर ईयर, सालों सालों तक हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक्स मच लेस टाइम एंड सो इज हाईली suitable for plants that have small number of seeds, poor seed viability, राइट। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है कम टाइम लेता है, और क्या होता है, सो इज़ हाईली सुटेबल फॉर प्लांट्स दैट हैव स्मॉल नंबर ऑफ सीड्स। तो ये उन प्लांट्स के लिए सुटेबल है जिनमें कम जो है सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, और उनके सीड की जो वाइबिलिटी होती है, जो ग्रोथ करने की जो कैपेबिलिटी होती है, वो कैसी होती है, पुअर होती है। सुपीरियर क्वालिटी फ्रूट्स एंड फ्लावर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग इन प्लांट्स लाइक रोज, शुगर केन एंड ग्रेप्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से ये जो नाम दिए गए हैं ये याद होने चाहिए। इनके इन इनके थ्रू भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनका नाम देख के कि पूछ लेंगे इसमें कौन सा मेथड यूज होता है, राइट। या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स में कैसे होता है, तो ऐसे पूछ लेगा। तो ये नाम वैसे भी पता होने चाहिए, या फिर इनके एग्जाम्पल पूछ लेगा कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस में किया जाता है, वो एग्जाम्पल बताओ। तो हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के 3 पार्ट्स होते हैं, हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में भी। एक तो होता है ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, और होता है कटिंग। अभी आगे हम क्वेश्चन में भी देखेंगे। तो जो अगर हम ग्राफ्टिंग मेथड, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ही पार्ट, वो है एक तरीके का मेथड है, उसी के अंडर आता है। उससे अगर हम फ्रूट्स या फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं तो वो कैसे होते हैं, सुपीरियर क्वालिटी के हमें फ्रूट्स और फ्लावर्स मिलते हैं। और ये किस में यूज़ होता है, ये वाला मेथड ग्राफ्टिंग का, रोज में, शुगर केन में, ग्रेप्स में। Another advantage of this method is that all plants produced are genetically similar। ये एक और एडवांटेज है कि जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं टू द पेरेंट प्लांट, टू हैव ऑल इट्स करेक्टरिस्टिक्स, सो इट कैन बी यूज टू प्रिजर्व इज स्टॉक ऑफ प्रिजर्व वेराइटीज। इसलिए हम इनको एक स्टॉक की तरह यूज कर सकते हैं प्रिजर्व वेराइटीज के। अब इसी क्वेश्चन को वो ऐसे पूछ सकते हैं कि लिस्ट 2 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रैक्टिस्ड इन केस ऑफ ऑरेंज प्लांट। ऑरेंज प्लांट को लेके उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन लिखना हमें यही है पॉइंट्स। या फिर ऐसे पूछ लेंगे, लिस्ट एडवांटेजेस ऑफ प्रैक्टिसिंग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स, सेलेक्ट द प्लांट्स, 2 प्लांट्स बाय दिस मेथड फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। तो ये नाम दे दिए, इसमें पूछ रहे हैं कि किस में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम यूज़ करते हैं, तो हमें पता है बनाना है, रोज़ है, अभी हमने पढ़ा एग्जाम्पल, तभी मैंने बोला एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सप्लेन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को एक्सप्लेन करना है। इट इज़ एन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स लाइक स्टेम, रूट्स, लीव्स। तो प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये, जिसमें न्यू प्लांट्स को ग्रो किया जाता है ओल्ड प्लांट्स, यानी जो पहले से ही प्लांट प्रेजेंट है उसी के पार्ट्स को यूज़ करके, जैसे कि उसका स्टेम यूज़ करके, रूट्स यूज़ करके, या लीव्स यूज़ करके। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल हो सकता है और आर्टिफिशियल हो सकता है। आर्टिफिशियल जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, हम किस लिए यूज़ करते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, ऑर्किड्स को, प्लांट्स ऑफ इकोनॉमिक एंड मेडिसिनल वैल्यू, जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं या फिर इकोनॉमिकल प्लांट्स होते हैं, ठीक है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन से होते हैं, ऑर्नामेंट का क्या मतलब होता है, जो हम ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं तो उनको हम ऑर्नामेंट्स भी बोलते हैं। तो वो हम क्यों पहनते हैं, सजावट के लिए पहनते हैं। तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स का मतलब जो डेकोरेशन में यूज़ किए जाते हैं, सजावट के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स बोलते हैं। तो ये सारे प्लांट्स जो हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड यूज़ करके भी ग्रो किए जाते हैं। तो पहले देखते हैं हम कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या है। न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। तो हमने देखा है कि जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो वेजिटेटिव पार्ट्स, यानी जो पहले से ही हमारे प्लांट्स जो प्रेजेंट है उन्हीं के प्लांट्स, उन्हीं के पार्ट्स को यूज़ करके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया जाता है। तो बाय रूट्स, बाय रूट्स से कौन से प्लांट ग्रो होते हैं, जो मतलब कि जो पहले से ही प्लांट प्रेजेंट है उसके अगर हम रूट्स से ग्रो करवाना चाहें दूसरे और न्यू प्लांट को,
तो क्या होगा, वो किस में यूज होता है वो मेथड? एग्जाम्पल है दहलिया, स्वीट पोटैटो, कैरेट, गुआवा एक्सेट्रा। और स्टेम से न्यू प्लांट किस में ग्रो करवाए होते हैं? पोटैटो, जिंजर, अनियन, बनाना एंड गार्लिक। लीव्स से ब्रायोफाइलम में, ब्रायोफाइलम ये वाला इंपॉर्टेंट है, इससे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं कि इसका डायग्राम दे देंगे या तो वो पूछेंगे इसमें कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिख रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कौन से पार्ट से इसमें ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। या फिर हमें ऐसे जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ तो हमें डायग्राम बना के भी बताना होगा। तो इसमें क्या होता है, लीफ नोचेस बियर बर्ड्स विच डेवलप इनटू प्लांट्स। तो जैसे ये ब्रायोफाइलम की ये लीफ है मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो ये पार्ट्स हैं ये क्या है, ये लीफ नोचेस हैं। यहाँ पे ही बर्ड्स होती हैं जिससे कि न्यू लीव्स, यहीं पे पहले बर्ड्स आएंगी फिर वहीं से फिर न्यू लीव्स जब वो ग्रो करना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ये डायग्राम में दिखाया भी है, ठीक है ना। यंग प्लांटलेट्स देखिए यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, पहले बर्ड्स दिख रहे हैं इधर, नोचेस पे बर्ड्स आ रहे हैं, फिर यही हर एक जगह पे जहाँ पे बर्ड्स थे वो प्लांटलेट्स में डेवलप हो गए। ऐसे ही पोटैटो में क्या होता है, जो हम बोलते हैं कि ये आईज होती हैं पोटैटोज की, वो क्या होती हैं, दरअसल बर्ड्स होते हैं, और वही फिर आगे डेवलप हो जाते हैं शूट्स में। अब आगे देखते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इट इज़ यूज बाय गार्डनर्स एंड हॉर्टिकल्चरिस्ट फॉर लार्ज स्केल कमर्शियल पर्पसेस। और गार्डनर्स और हॉर्टिकल्चरिस्ट जो होते हैं वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यूज़ करते हैं, किसके लिए? कमर्शियल पर्पसेस के लिए। तो हमने देखा था फर्स्ट क्या है, कटिंग। तीन मोड्स बताए थे मैंने, कटिंग होता है, लेयरिंग होता है और ग्राफ्टिंग होता है। तो पहला है कटिंग। कटिंग क्या होती है? कटिंग ज़्यादा शॉर्ट पीसीज ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम, रूट, लीफ और अ बल्ब स्केल। तो कटिंग क्या हो सकते हैं, वो प्लांट के छोटे छोटे पीसीज हो सकते हैं जिसमें स्टेम हो सकते हैं, वो पीसीज किसके हो सकते हैं? स्टेम के हो सकते हैं, रूट के हो सकते हैं, लीफ के हो सकते हैं। व्हेन दीज आर प्लेस्ड इन मॉइस्ट सॉइल, जब ये पीसीज जो हैं हम मॉइस्ट सॉइल यानी थोड़ी थोड़ी गीली मिट्टी में हम अगर उन्हें रख देंगे या दबा देंगे तो क्या होगा, विथ सुटेबल कंडीशंस दे डेवलप रूट्स एंड शूट्स एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो उसमें रूट्स वगैरह, शूट्स वगैरह सब ग्रो करना शुरू कर जाएगा और वो एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगी, वो जो छोटे छोटे पीसेस थे, राइट। तो ये कटिंग का जो मेथड है वो लार्जली किस में यूज होता है? मेनली रोज प्लांट में यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट है, रोज प्लांट वाला याद रखना, ठीक है। इसमें जो है स्टेम की कटिंग्स को यूज़ किया जाता है न्यू प्लांट को ग्रो करने के लिए। जैसे कि ये एक कटिंग है रोज प्लांट की, इसमें देखिए पहले से बर्ड्स और वो सब थे, इसको कट कर लिया, यहाँ से करा हुआ है, और इसको हमने जब सॉइल में लगा दिया, डैम्प सॉइल में, तो ये धीरे धीरे ग्रो कर जाएगा न्यू प्लांट में। जो ये बर्ड्स थी वो लीव्स बनाने लग जाएंगी, फिर फ्लावर्स आने शुरू हो जाएंगे, सब कुछ। और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके? ग्रेप, ग्रेप में भी होता है ये मेथड यूज, फालसा वगैरह को प्रोड्यूस करने के लिए, कैक्टस, पाइनएप्पल, इन सब में भी यूज होती है ये वाली मेथड। लेयरिंग क्या होता है? इट इन दिस अ ब्रांच ऑफ प्लांट इज बरीड इन सॉइल। इसमें क्या होता है, एक प्लांट की एक ब्रांच को सॉइल में दबा दिया जाता है, एंड इज इंड्यूस टू प्रोड्यूस रूट्स, और उसको फिर तब तक दबाए रखते हैं जब तक कि उसमें रूट्स डेवलप ना हो जाए, वाइल इट इज स्टिल अटैच टू द प्लांट। तो ये बात ध्यान रखनी, जिस जिस ब्रांच को हम सॉइल में दबा रहे हैं जिससे कि उसमें रूट्स वगैरह ग्रो हो जाए, वो अभी भी पेरेंट प्लांट से अटैच रहेगी, यानी कि हमने ब्रांच को तोड़ लिया और फिर उसको ग्रो करवा रहे हैं अलग से, नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया भी है मैंने, ये प्लांट है पूरा, और इसी यहाँ से हमने एक ब्रांच को बेंड कर लिया और हमने सॉइल में लगा दिया उसको, अभी भी अटैच है वो। फिर उसमें रूट्स डेवलप कर जाएंगी, फिर वो डिटैच होगा और फिर वो न्यू प्लांट में हम उसे डिटैच कर लेंगे, अलग कर लेंगे प्लांट से, और फिर उसको अलग से सॉइल में लगाएंगे तो वो न्यू प्लांट में डेवलप कर जाएगा, होल प्लांट, वो ब्रांच जो है। तो देखते हैं क्या होता है। तो इसके दो टाइप्स होते हैं लेयरिंग के भी, एक होता है माउंड लेयरिंग, एक होता है एयर लेयरिंग या फिर एरियल लेयरिंग भी बोल सकते हैं इसको। माउंड लेयरिंग में क्या होता है, इन दिस अ फ्लेक्सिबल ब्रांच ऑफ द स्टेम इज ट्रिम्ड ऑफ इट्स ब्रांचेस एंड लीव्स। मतलब हमने बताया ना कि एक ब्रांच को हम क्या कहते हैं, बेंड कर लेते हैं, और वो तो वो जो ब्रांच होती है कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होगी तभी तो हम उसे बेंड कर पा रहे हैं। तो उस ब्रांच को पहले हमें ट्रिम करना होगा, मतलब जो उसकी जो साइड ब्रांचेस जो लीव्स वगैरह होंगी उस पर, उनको पहले हटा देना है, कट कर देना है, ट्रिम यानी कि हमने उस ब्रांच को ट्रिम कर दिया। इन इट देन बेंट एंड बरीड बीनीथ द सॉइल लिविंग द ग्रोइंग टिप अबव द सॉइल। फिर उस ब्रांच को हम सॉइल में दबा देंगे, लेकिन जो ग्रोइंग टिप है उसको हम सॉइल के ऊपर ही रखेंगे,
यानी कि पूरी ब्रांच को नीचे दबा दिया। जैसे कि हमने देखा है यहाँ पे जो है हमने ये पार्ट सॉइल के अंदर रखा, जबकि जो उसकी ग्रोइंग टिप थी, ये जो ये वाला पार्ट था, ये सॉइल के ऊपर ही है, तभी तो ये आगे ऊपर ग्रो करेगा, ये ऐसे ग्रो कर जाएगा आगे ऊपर, राइट। तो ये मेथड हमने किस में यूज़ किया है? ये हमने यूज़ किया है प्लांट्स लाइक जैस्मिन में, स्ट्रॉबेरी, ऑर्नामेंटल प्लांट्स वगैरह में भी यूज़ होता है। तो माउंट लेयरिंग किस किस में यूज़ होती है वो हमने देख लिया। या तो वो हमसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि जैस्मिन में कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने के लिए, तो वो बताना होगा, तो यही बताना है हमें। नहीं तो फिर सीधा ये वाला मेथड पूछ लेंगे और उसमें एग्जाम्पल भी बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा एयर लेयरिंग या फिर एरियल लेयरिंग। ये क्या था? इन दिस अ पीस ऑफ ब्रांच इज स्क्रैप्ड बाय रिमूविंग अ रिंग ऑफ द बार्क। इसमें जो है हम एक ब्रांच को जो है स्क्रैप कर देते हैं, जिससे उसमें से पोर्शन जो है रिंग के इक्वल पोर्शन जो है बार्क का हम रिमूव करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने ये करा है, यहाँ पे ये करा है ना, यहाँ पे रिमूव किया है, ये पोर्शन हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। द कट सरफेस इज कवर्ड विद डैम्प और मॉइस्चर। फिर इस पे हमने सॉइल लगा दी है, डैम्प सॉइल, और रैप्ड विद अ पॉलीथीन शीट। और फिर हम उसको पॉलीथीन शीट से रैप कर देंगे और टाई कर देंगे दोनों एंड्स को, टू कंजर्व द मॉइस्चर, जिससे कि मॉइस्चर जो है कंजर्व रहे। आफ्टर सम टाइम रूट्स ग्रो फ्रॉम द कट एंड्स। तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, जो ये जो यहाँ पे कट एंड है, यहाँ पे जिसको हमने पॉलीथीन सॉइल लगा के फिर पॉलीथीन से टाई अप कर दिया है, बांध दिया है, तो वहाँ पे जो है रूट्स डेवलप करना शुरू कर देंगी। नाउ द ब्रांच इज डिटैच्ड एंड ग्रोन इनटू अनदर प्लॉट। और फिर जब उसमें रूट्स हमें दिखने लगेंगी, तो हम इस ब्रांच को जो है अलग कर लेंगे पेरेंट प्लांट से, और उसको फिर अलग से ग्रो करेंगे दूसरे पॉट में या अलग से सॉइल में, राइट। फिर वो भी एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगा। दिस मेथड इज यूज इन प्लांट्स लाइक लेमन, गुआवा, हिबिस्कस। तो ये किस किस में यूज़ होता है? लेमन में, गुआवा में, हिबिस्कस में। तो ये भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेमन में या गुआवा या हिबिस्कस में कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है ग्रो करने के लिए, या फिर डायरेक्ट पूछ लेंगे तो एग्जाम्पल पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होती है? इट इज़ अ टेक्निक ऑफ ज्वाइनिंग अ पार्ट ऑफ द प्लांट ऑन टू अ डिफरेंट प्लांट सो दैट दे यूनाइट एंड ग्रो ऑन एज वन प्लांट। इसमें हम क्या करते हैं, दो प्लांट के पार्ट्स को जोड़ते हैं, यानी एक प्लांट में से हमने एक पार्ट ले लिया और दूसरे प्लांट पे हम उसको फिक्स करते हैं। कैसे करेंगे? ज्वाइन कर देंगे और उसको फिर वो ग्रो करते हैं आपस में। जैसे कि यहाँ देखिए, ये एक प्लांट से हमने उसका पार्ट ले लिया, उसको हमने इस वाले पे फिक्स करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने इन दोनों को जोड़ दिया, फिर उन्हें बांध देंगे। जब ये बांध देंगे तो ये आगे फिर जुड़ जाएंगे और ग्रो करना शुरू कर देंगे एक में ही। पहले तो ये अलग अलग पार्ट थे, अलग अलग प्लांट के, फिर हमने उसको इकट्ठा बांध दिया जब, तो ये एक साथ ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो जो पोर्शन हम ग्राफ्ट कर रहे होते हैं, यानी जिसको हमने ऊपर लगाना है, उसे हम बोलते हैं सियोन, और जिसके ऊपर लगा रहे होते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं स्टॉक, उस पार्ट को। तो ये स्टॉक था, इसके ऊपर हमने ये पार्ट लगाना था, तो ये सियोन है। और ये फिर क्या होगा, इनको जब हमने बांध दिया तो ये ग्रो करना शुरू कर जाएंगे थोड़े दिनों बाद एक साथ मिलके ही, एक में ही, ठीक। नाउ दे ग्रो एज वन प्लांट। अब ये एक प्लांट की तरह ग्रो करेंगे, जबकि पार्ट अलग अलग प्लांट के थे। बट ये अब इस क्वेश्चन को वो व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, व्हेन इज इट यूज्ड, एंड नेम 3 मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऐसे भी पूछ सकता है। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है, क्वेश्चन को कैसे भी पूछ सकता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है? न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय यूजिंग ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। इसमें जो है न्यू प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं किसको यूज करके? जो प्लांट की ग्रोइंग टिप होती है। तो ग्रोइंग टिप में हमने देखा था ग्रोथ हो रही होती है, तो वहाँ पे कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है? ऑक्सिन प्रेजेंट होता है, जो ग्रोथ में हेल्प करता है ना। किसकी? रूट टिप और शूट टिप्स पे प्रेजेंट होता है वो हार्मोन, हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में, ठीक है। तो ग्रोइंग टिप पे प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ये पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, जो हेल्प करते हैं ग्रोथ में। तो यहाँ से हमने क्या करना है, ये ग्रोइंग टिप से ही हमने सेल्स निकालते हैं और उसे एक कल्चर मीडियम में रखते हैं, जिससे कि जो है फिर वो एक ग्रुप ऑफ
सेल्स बना लेते हैं जिसे हम कैलस बोलते हैं। फिर वो जो कैलस है, जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, उसे हम दूसरे मीडियम में जिसमें हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं उस वाले मीडियम में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो हॉर्मोन्स किससे रिलेटेड होते हैं? ग्रोथ और डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं वो, ठीक है ना। देखिए जैसे यहाँ पे हम देखेंगे अभी क्या होता है। न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय यूजिंग ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट, ये हमने देख लिया। दीज ग्रोइंग सेल्स आर केप्ट इन अ कल्चर मीडियम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैलस ग्रुप ऑफ सेल्स। अब द जो कैलस है इज देन ट्रांसफर टू दी हार्मोन मीडियम, हार्मोन मीडियम में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा कैलस को, विच कॉजेज ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन, जिससे क्या होगा? ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन होगा इन सेल्स का। दिस टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपेगेशन इन विट्रो, इसको हम माइक्रो प्रोपेगेशन इन विट्रो भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द पेरेंट प्लांट इन एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि ये जो है ग्रोथ जो डेवलपमेंट हो रही है वो पेरेंट प्लांट की बॉडी से बाहर हो रही है, आर्टिफिशियल मीडियम में, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? जिस टिश्यू कल्चर से हम कौन कौन से प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं? ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फिर से ऑर्किड्स एक्सेट्रा आर ग्रोन बाय दिस मेथड। तो इसको हम डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं कैसे होता है। ये देखिए, ये एक प्लांट है, उसकी ये शूट टिप है, यानी कि ये ग्रोइंग सेल्स यहाँ से ही लेंगे हम, और फिर उन सेल्स को हम न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दिया। सेल्स फ्रॉम शूट टिप लिया हमने ये। फिर ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स मिलाएंगे जिसको हम कैलस बोलेंगे। अब इस कैलस को हम किसमें यूँ दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र कर देंगे, टेस्ट ट्यूब में, जिसमें क्या होगा? हॉर्मोन्स प्रेजेंट होंगे ग्रोथ से, जिससे कि ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन होगा, और फिर वो धीरे धीरे डेवलप कर जाएगा न्यू प्लांट में, राइट। ऐसे ही पढ़ा था अभी हमने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इलस्ट्रेट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम्स। क्या इलस्ट्रेट करना है? जनरेशन, रीजनरेशन इन प्लेन एरिया, और सेकंड पार्ट है बडिंग इन हाइड्रा। बी पार्ट में पूछ रहा है हाउ इज रीजनरेशन डिफरेंट फ्रॉम रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीजनरेशन इन प्लेन एरिया। जब भी हमें ऐसे पार्ट्स में क्वेश्चन दिया हो, या फिर वैसे भी जब वैसे भी हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता है और हमें सिर्फ शीट पे आंसर लिखना होता है, तो हमेशा आंसर कौन सा नंबर, आंसर का नंबर, कौन सा पार्ट, उसका कौन सा सब पार्ट है, सब कुछ आपको ये बीच में लिखना चाहिए, रादर देन कि आप साइड में मेंशन करें कि कौन सा आंसर है। ये ज़्यादा सेफ रहता है क्योंकि एग्जामिनर को क्लियरली दिखता है कि कौन से नंबर है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि यहाँ मिडल में ही लिखा कीजिए कौन सा आंसर दे रहे हैं, उसका भी सब, उसके सारे पार्ट्स ही मेंशन कीजिए कौन से क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है ये, और बड़ी बड़ी हेडिंग भी डाल दीजिए, अंडरलाइन कर दिया कीजिए उसको, जिससे कि टीचर को जो है, एग्जामिनर को बाद में दिक्कत नहीं हो, आसानी से फिर चेक करने में आसानी भी रहती है, और आपको भी फ़ायदा ही होगा उससे। तो रीजनरेशन इन प्लेनेरिया क्या है? रीजनरेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू बी एबल टू रीजनरेट द होल बॉडी फ्रॉम अ ब्रोकन पीस और फ्रैगमेंट। रीजनरेशन में हमने देखा था एनसीईआरटी पढ़ते समय भी कि ऑर्गेनिज्म में जो एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है दोबारा से पूरी बॉडी में, फ्रॉम अ ब्रोकन पीस और अ फ्रैगमेंट। अगर उसकी बॉडी को हम ब्रेक डाउन कर दें फ्रैगमेंट्स में या फिर छोटे छोटे पीसेज में, तो हर एक पीस जो है डेवलप कर जाएगा, हो रीजनरेट कर जाएगा होल बॉडी में, ठीक है। इट इज़ कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स विच प्रोलिफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स ऑफ वेरियस टाइप्स एंड टिश्यूज। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स द्वारा होता है रीजनरेशन, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ सेल्स डेवलप होते हैं और वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज भी बनते हैं। तो जैसे कि ये प्लेनेरिया में देखा है, इसकी बॉडी को अगर पीसीज में डिवाइड किया है, जैसे कि ये देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हर एक पार्ट जो है न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर गया, पूरा एक होल इंडिविजुअल बना लिया रीजनरेट होके, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में पूछ रहा था बडिंग इन हाइड्रा। बडिंग इन हाइड्रा में क्या है? इन बडिंग अ न्यू इंडिविजुअल अराइजेज एज एन आउटग्रोथ और बर्ड। एक न्यू इंडिविजुअल जो है एक बर्ड की तरह अराइज हो जाता है पेरेंट प्लांट में, किसकी वजह से? एज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन जो हो रही होती हैं पेरेंट प्लांट में, उसकी वजह से ये आउटग्रोथ निकलती है, बर्ड के फॉर्म में बाहर शो होना शुरू हो जाता है। दिस बर्ड ग्रोज एंड डेवलप इनटू अ न्यू हाइड्रा। तो यही बर्ड जो है न्यू हाइड्रा में डेवलप करना शुरू कर देगा। इसमें ये जो टेंटेकल्स होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये इसमें भी डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, और एक न्यू हाइड्रा जो है बन जाएगा। और जब वो फुली ग्रोन हाइड्रा बन जाएगा तो वो डिटैच हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा पेरेंट बॉडी से, जैसे कि यहाँ से ये अलग हो रहा है, और फिर अलग से हमें न्यू हाइड्रा मिल जाएगा। तो यही होता है बर्डिंग प्रोसेस। रीजनरेशन और रिप्रोडक्शन में उन्होंने डिफरेंस पूछा था कि रीजनरेशन रिप्रोडक्शन से कैसे डिफरेंट है।
इन रीजनरेशन हमने देखा ऑर्गेनिज्म नीड टू बी कट इनटू पीसेस टू गेट मोर ऑर्गेनिजम्स, कि ऑर्गेनिज्म को जो है पीसेस में कट करना होता है अगर हमारे को मोर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स चाहिए तो हर एक पीस जो है न्यू ऑर्गेनिज्म में होल बॉडी में डेवलप कर जाता है, रीजनरेट कर जाता है। जबकि रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म को कट करने की ज़रूरत नहीं होती है कि हमारे को ज़्यादा टू प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिज्म, ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने तो हमें ऑर्गेनिज्म को ही कट करना होगा टू मल्टीप्लाई। नहीं, ऐसा नहीं होता रिप्रोडक्शन में। इट इज़ ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या रीजनरेशन क्या है, ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। जबकि रिप्रोडक्शन हमने देखी थी दो तरीके की होती है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन डज नॉट लीड टू डाइवर्सिफिकेशन एंड वेरिएशन, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप कर रहा है, इसमें ना ही कोई वेरिएशन होगी ना ही कोई डाइवर्सिफिकेशन होगी। जबकि रिप्रोडक्शन में हमने देखा था जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उससे हमें वेरिएशन देखने को मिलता है स्पीशीज़ में। ठीक है, तो हर जनरेशन टू जनरेशन कुछ ना कुछ वेरिएशन आता है और उससे इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन। ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। लिस्ट टू एडवांटेजेस फॉर ऑर्गेनिजम्स टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स थ्रू स्पोर्स। और इसी वाले क्वेश्चन का पार्ट सी को वो ऐसे भी पूछ सकते हैं, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स। तो पहला था व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन हमने पहले ही पढ़ा हुआ एनसीईआरटी में। ये सिर्फ नोट्स हैं एक तरीके से क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में। एनसीईआरटी से हम सब कुछ समझ चुके हैं पहले ही, इसलिए अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको ये सब समझने में इजी रहेगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है स्पोर फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है द स्पोर्स आर डेवलप्ड इन अ नोब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया। जो स्पोर्स होते हैं किस में डेवलप होते हैं, स्पोरेंजिया में डेवलप होते हैं। स्पोरेंजिया जो है प्लूरल वर्ड है और स्पोरेंजियम जो है सिंगुलर वर्ड है। और ये स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। तो जैसे ये रहा, ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्पोरेंजियम है, ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला हाइफी है। ठीक है, within sporangium a nucleus divides several times to produce numerous nuclei। जो स्पोरेंजियम होता है उसमें जो है बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, उसमें जो है न्यूक्लियस जो है बहुत बहुत बार डिवाइड करता है जिससे कि वो बहुत सारे न्यूक्लियस को प्रोड्यूस कर सके। और हर एक न्यूक्लियस क्या होता है वो किस में डेवलप कर जाता है, स्पोर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो स्पोर्स क्या होते हैं, स्पोर्स आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स विद अ थिक वॉल। द वॉल ऑफ स्पोरेंजिया ब्रेक्स रिलीजिंग स्पोर्स इन द एयर। जो वॉल होती है ये जो स्पोरेंजियम के, वो ब्रेक डाउन कर जाएगी और क्या होगा, सारे स्पोर्स जो है एयर में रिलीज हो जाएंगे। अंडर फेवरेबल कंडीशंस ईच स्पोर जर्मिनेट्स इनटू अ हाइफा एंड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। तो आई थिंक मैंने ना ये हाइफी ना ये है। ठीक है, तो देखा इसमें क्या है, ये स्पोरेंजियम था, इसमें न्यूक्लियस है, इतने सारे डिवाइड होके बन गए। अब ये क्या होंगे, स्पोर में डेवलप हो जाएंगे और फिर उसकी वॉल जो है ब्रेक डाउन हो जाएगी और वो रिलीज हो जाएंगे स्पोर्स इन द एयर। तो ये किस में देखा जाता है स्पोर फॉर्मेशन, राइजोपस फंजाई में, म्यूकोर में या पेनिसिलिन में भी देखा जाता है। सारी ये जो सब क्या है फंजाई है। तो व्हेन अ स्लाइस ऑफ ब्रेड इज केप्ट इन मॉइस्ट डार्क प्लेस, जब एक ब्रेड का पीस जो है अगर हम किसी मॉइस्ट डार्क प्लेस में रख देते हैं तो क्या होता है, थोड़े दिनों बाद उस पर स्पोर्स ऑफ राइजोपस जो एयर में होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं ब्रेड पे और न्यू फंगस डेवलप हो जाती है, उसमें न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, किसके, राइजोपस के। तो हमने देखा था ब्रेड मोल्ड्स बोलते हैं जिन्हें हम, जब फंगस लग जाती है वो पहले ग्रीन ग्रीन कलर का दिखता है उस पर कुछ, फिर वो अगर और थोड़े दिन रखेंगे तो उसका कलर चेंज होकर ब्लैक हो जाता है, तो वो फंगस ग्रो हो जाती है, वो ब्रेड मोल्ड्स होते हैं। क्या बेसिकली क्या होता है, वो राइजोपस फंजाई होती है। और कैसे होता है वो हमने देख लिया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर 6 का सी पार्ट क्या था, एडवांटेजेस फॉर ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स थ्रू स्पोर्स आर एज फॉलोज। तो उसका क्या जो ऑर्गेनिज्म अगर स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करता है तो उसको क्या फ़ायदे होते हैं। इट इज़ अ फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एक तो ये फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है कि जल्दी होता है। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर आइडेंटिकल, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन लार्ज नंबर, जो स्पोर्स होते हैं वो ज़्यादा नंबर में बनते हैं। स्पोर्स हैव एन आउटर थिक वॉल,
उनके स्पोर्स पे जो आउटर थिक वॉल होती है, जिससे कि वो जो वॉल उन्हें प्रोटेक्ट करती है इन एडवर्स कंडीशंस until they come in contact with another moist surface and begin to grow। कब तक? जब तक उन्हें कोई दूसरा मॉइस्ट सरफेस नहीं मिलता जहाँ पे वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर सकें, तब तक उन स्पोर्स को प्रोटेक्ट करता है ये थिक वॉल under the adverse conditions। What is fragmentation in organisms? Name a multicellular organism which reproduces by this method। तो fragmentation क्या होता है? fragmentation में हमने देखा था multicellular organism जो कि simple body organization होता है जिनका, जैसे कि वो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है स्पाइरो वगैरह जो फिलामेंटस एल्गी होती है, ठीक है, प्लेटफॉर्म्स हो गए, ये कैसे हैं? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं बट इनका बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंपल है। और हम ह्यूमंस जो होते हैं हम भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और भी एनिमल्स मल्टी सेलुलर, बट उनके बॉडी स्ट्रक्चर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो क्या होता है वो ब्रेकअप होता है दो या दो से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में या पीसीज में, ठीक है, अपॉन मैच्योरेशन। जैसे ही वो मैच्योर हो जाता है वो अपने आप को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर लेता है, और हर एक फ्रेगमेंट फिर आगे फर्दर डेवलप हो जाती है न्यू ऑर्गेनिज्म में। तो ऐसा ही हमने स्पाइरोगैरा में भी देखा था। तो स्पाइरोगैरा में ये देख रहे हैं, ये है इसको स्पाइरोगैरा, इसमें ये बीच में क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन कलर का होती है ये एल्गी, और इसमें ये सेप्टा होता है। फिर ये अपने आप को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर लेता है, और यही फ्रेगमेंट्स आगे फर्दर न्यू इंडिविजुअल में डेवलप कर जाते हैं। ये दूसरे उसमें कर जाएगा तो दो हमारे को स्पाइरोगैरा मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ रीजंस वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन। क्या आप रीजंस बता सकते हैं जिसमें कि क्यों जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो न्यू इंडिविजुअल्स हैं वो रीजनरेशन के थ्रू डेवलप नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन बिकॉज दे हैव हाईली कॉम्प्लिकेटेड बॉडी। क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है कैसी होती है? कॉम्प्लिकेटेड होती है। स्पेशलाइज सेल्स आर ऑर्गेनाइज एज टिश्यूज। स्पेशलाइज सेल्स जो है टिश्यूज में ऑर्गेनाइज होते हैं, और टिश्यूज जो है ऑर्गेनाइज होते हैं ऑर्गन्स में, जबकि और वो अलग अलग पोजीशंस में भी रखे होते हैं बॉडी में। जैसे कि हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ा था कि हर एक बॉडी पार्ट जो है, हर एक बॉडी क्या है, ऑर्गन जो है, ऑर्गन सिस्टम जो बना रहा है, तो हर एक ऑर्गन सिस्टम का अपना अलग काम है, हर एक टिश्यू का अपना एक स्पेसिफाइड फंक्शन है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम था तो उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी टिश्यूज उसमें इन्वॉल्व हैं, उनका काम है ब्लड से रिलेटेड, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना इधर से उधर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स, और फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट फॉर डीऑक्सीजनेशन एंड फॉर ऑक्सीजनेशन। ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग रोल है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का अलग रोल है, ठीक है ना। तो इसलिए स्पेसिफिक ऑर्गन्स जो हैं अपना स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इस ऑर्गेनाइज सिचुएशन में जो ये सेल बाय सेल डिवीजन होती है वो इम्प्रैक्टिकल होती है, क्योंकि हर एक सेल जो है सेम वर्क नहीं कर रहा है, उस हर एक सेल का अलग अलग फंक्शन है। देयर इज़ अ लेबर डिवीजन इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। वही बात है कि हर एक सेल का जो है, हर एक टिश्यू का जो है अलग अलग काम है, काम जो है बटे हुए हैं अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स में, टिश्यूज में। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर एंड लेबल ऑन इट स्टिग्मा ओवरी। तो हमें बोल रहा है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाना है फ्लावर का, और उसे लेबल करना है इसमें स्टिग्मा ओवरी वगैरह, या फिर कोई भी चार पार्ट बोल सकता है हमारे को लेबल करने को, और हमारे को फ्लावर का जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी मैंने बताया था। तो हमारे को या तो डायग्राम दिया अगर उसे लेबलिंग करनी होगी, नहीं तो फिर डायरेक्टली हमें पूरा ही डायग्राम बनाने को भी बोलेगा, वेल लेबल डायग्राम। तो तो सभी चीज़ हमें पता होनी चाहिए, तो हमें पूरा ये आना चाहिए वैसे ही। तो ये दिख रहा है हमें, ये क्या थे? ये एंथर है, और ये क्या है इसका? ये फिलामेंट है, ये जो ट्यूब है, और पेटल्स हैं जो पंखुड़ियाँ होती हैं फ्लावर की, ठीक। और ये क्या है? ये है स्टिग्मा। स्टिग्मा के ये यहाँ पे है स्टाइल, और ये क्या है? स्वॉलन जो बॉडी फ्लावर पार्ट है उसे क्या कहते हैं? ओवरी। तो ये तीनों मिलके बनाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन, ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं फ्लावर के, जिसे हम बोलते हैं पिस्टिल या फिर कार्पेल। और एंथर और फिलामेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फ्लावर में, ठीक। तो जिसे हम बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है।
एंथर जो प्रेजेंट होता है, स्टेमन का जो पार्ट है, उसमें 2 पोलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं। दिख रहा है ना कि कैसे बनाए हुए ये ऐसे जा रहा है और ऐसे ऐसे दिख रहा है पोलन। ये पोलन सैक हैं 2, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं जो येलोइश इन कलर होते हैं, येलो कलर में होते हैं। और कार्पल जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये क्या होता है, इसमें जो ये स्टिग्मा है, ये कैसा है, ये स्टिकी होता है एंड रिसीव पॉलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन। तो जो पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेशन के दौरान आते हैं स्टिग्मा पे, तो उन्हें ये रिसीव करता है। और स्टिकी इसलिए होता है जिससे कि वो पॉलन ग्रेन्स उस पर स्टिक कर जाए, चिपक जाए, और फिर वो यहाँ से स्टाइल के थ्रू ओवरी तक पहुँच जाते हैं। स्टाइल क्या है, एलोंगेटेड पार्ट है एंड कनेक्ट स्टिग्मा एंड ओवरी। और स्टाइल का क्या काम है, स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट कर रहा है ना ये, तो स्टाइल का ये काम है। ओवरी क्या है, स्वॉलन बॉटम पार्ट एंड कंटेन्स ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल हैज एन एक्सेल। तो ओवरी क्या होती है, ये स्वॉलन होती है, ये स्वॉलन पार्ट होती है, और इसके अंदर होते हैं ओव्यूल्स, और हर एक ओव्यूल में एक्सेल प्रेजेंट होता है। एक्सेल क्या होता है, फीमेल गैमीट होता है प्लांट में, ठीक। एक्सेल क्या होगा, फीमेल गैमीट होता है। और ओवरी क्या होगी, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओवरी जो है डेवलप कर जाएगी फ्रूट में, राइट। अब देखते हैं और कौन से पार्ट से। सेपल्स, सेपल्स क्या होते हैं, ये होते हैं, ये ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं फ्लावर के पास, वो होते हैं सेपल्स। इनका फंक्शन होता है टू प्रोटेक्ट द बड। जब जो बड मतलब कली, जब फ्लावर पूरा कली की फॉर्म में निकलता है, बड की फॉर्म में होता है, तो ऊपर हमने देखा होता है ना ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स से वो कवर्ड होता है, तो वही क्या होते हैं, वो सेपल्स होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं बड को। पेटल्स क्या होता है, कलरफुल पार्ट्स ऑफ फ्लावर, वही पंखुड़ियाँ जो होती हैं, तो ये कलरफुल होती हैं। और इनका काम क्या होता है, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना पॉलिनेशन के लिए। और ऑल्सो टू प्रोटेक्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ दी फ्लावर, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं फ्लावर के, उनको भी प्रोटेक्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उसका ए पार्ट है, ड्रॉ अ डायग्राम इलस्ट्रेटिंग फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावरिंग प्लांट एंड लेबल ऑन इट मेल जर्म सेल, ओवरी, फीमेल जर्म सेल एंड पॉलन ग्रेन। इसका भी यही सेम चीज़ है कि इसमें भी या तो हमें डायग्राम दिया होगा, लेबल करना होगा, नहीं तो हमें पूरा डायग्राम विद लेबलिंग ड्रॉ करना होगा। तो इसमें हमें ड्रॉ कर लिया, ये पॉलन ग्रेन्स हैं, ये जो पूरा पार्ट है ये स्टिग्मा है हमें जो दिख रहा है। स्टिग्मा के बाद जो है, ये पॉलन ग्रेन्स के वहाँ से पॉलन ट्यूब डेवलप करना शुरू जाती है, जो ओवरी में जाती है। इस पॉलन ट्यूब में क्या होता है, मेल जर्म सेल होता है। अच्छा, स्टाइल क्या है, ये पूरा पार्ट ये स्टाइल है, यहाँ पे ये ओवरी को और स्टिग्मा को जोड़ कनेक्ट कर रहा है। और ये क्या थी, ओवरी थी। एम्ब्रियो सैक जो है ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। और फीमेल जर्म सेल्स क्या होते हैं, एक्सेल होता है, वो जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक में, राइट। ये हमने बना दिया। अच्छा, बी पार्ट क्या था, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, डिस्क्राइब डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। तो उससे पहले हमें पॉलिनेशन पता होना चाहिए। इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। तो ये क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है एंथर का, एंथर किसका पार्ट है, स्टेमन का, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा किसका पार्ट था, पिस्टिल का, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट थी। तो पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक जो ट्रांसफर होता है उसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड बाय मैनी एजेंट्स और वेक्टर्स सच एज इंसेक्ट्स, जो क्या हो सकती हैं, बीज हो गई हैं, बटरफ्लाइज हो गई, बर्ड्स, मैन, विंड एंड वाटर। तो ये सब जो एजेंट्स होते हैं, इनके थ्रू पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, या फिर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, तो 2 तरीके का पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। इनके बीच का डिफरेंस अब देखते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन occurs within a flower within a flower or between two flowers of a same plant। सेल्फ पॉलिनेशन किस में होता है, या तो वो एक ही फ्लावर में हो रहा होगा, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों ही प्रेजेंट हों, वो बाइसेक्सुअल प्लांट होता है। तो उसमें उसी फ्लावर में एक ही फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक अगर ट्रांसफ़र हो रहा है पॉलन ग्रेन्स, पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। या फिर एक ही प्लांट के दूसरे 2 फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, यानी
मैंने एनसीईआरटी में भी पढ़ाते समय बताया था कि जैसे ये एक फ्लावर है और इसी प्लांट का दूसरा फ्लावर है ये रहा, ठीक है। तो या तो इसी फ्लावर का जो ये स्टिग्मा है और यहाँ पे ये एंथर है, यहाँ से एंथर से स्टिग्मा तक इसी फ्लावर में हुआ है पॉलिनेशन, तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है। ऑल्सो इसका भी स्टिग्मा होगा और यहाँ पे ये एंथर्स वगैरह होंगे। तो अगर इस वाले फ्लावर के एंथर से इसके स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन में ही आएगा, क्योंकि ये एक ही प्लांट में हो रहा है, ठीक है। और वहीं क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि दो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं लेकिन सेम स्पीशीज के होने चाहिए, अलग अलग स्पीशीज के नहीं, दो डिफरेंट प्लांट्स हैं तो इसके एंथर से पॉलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहे होंगे तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, राइट। लेकिन वो फ्लावर्स जो प्लांट्स होते हैं वो सेम स्पीशीज के होने चाहिए। फ्लावर्स डू नॉट डिपेंड ऑन अदर एजेंसीज और वेक्टर्स फॉर पॉलिनेशन, तो जो सेल्फ पॉलिनेशन में जिनमें हो रहा होता है फ्लावर्स में, उनको जो है अदर एजेंसीज या फिर वेक्टर्स पे डिपेंड नहीं करते हैं पॉलिनेशन के लिए, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में क्योंकि एक एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जाना है पोलन ग्रेन्स को, तो उसमें ये डिपेंड करते हैं वेक्टर्स पे या एजेंट्स पे, जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, बीज, बटरफ्लाइज या फिर वाटर, विंड, इन सब पे डिपेंड करते हैं कि भाई ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स इनके थ्रू हो जाए। फ्लावर्स आर नॉट अट्रैक्टिव नॉट डू दे प्रोड्यूस नेक्टर, जो सेल्फ पॉलिनेशन वाले फ्लावर्स होते हैं वो अट्रैक्टिव नहीं होते और ना ही वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने ही सेम फ्लावर में ही ट्रांसफ़र हो रहा था पोलन ग्रेन्स का, या फिर एक ही प्लांट में हो रहा था, तो उनको ना ही इंसेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादातर, तो ना इसलिए वो अट्रैक्टिव भी नहीं होते। अट्रैक्टिव क्यों होते हैं फ्लावर्स, कलरफुल क्यों होते हैं, या फिर उसमें जो नेक्टर प्रोड्यूस होता है वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि इंसेक्ट्स वगैरह को अट्रैक्ट कर सकें, और इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन को पॉलिनेशन करवाने का पर्पस होता है इसके पीछे, ठीक है। तो जबकि सेल्फ पॉलिनेशन में उनको ज़रूरत ही नहीं है इन एजेंट्स की, तो इसलिए ये फ्लावर्स जो हैं अट्रैक्टिव भी नहीं होते हैं और ना ही नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन वाले फ्लावर्स। जबकि जो क्रॉस पॉलिनेशन में जो फ्लावर्स जो होते हैं वो अट्रैक्टिव होंगे, उनके पेटल्स क्या होंगे? कलरफुल होंगे, उनमें उनमें खुशबू होगी, सेंट होगी और नेक्टर भी प्रोड्यूस करते हैं, बाय विच दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, जैसे कि बटरफ्लाइज और बीज को वो फिर अट्रैक्ट करते हैं। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड इन सेल्फ पॉलिनेशन आर ऑफ सेम जेनेटिक मेकअप, सो प्योरिटी ऑफ द रेस इज मेंटेन। जो सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्लांट डेवलप होते हैं वो कैसे होते हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं टू द पेरेंट प्लांट, और इससे जो होता है प्योरिटी ऑफ रेस जो है मेंटेन रहती है। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक है, वेरिएशन थोड़ा बहुत होगा। स्मॉल नंबर ऑफ pollen grains आर प्रोड्यूस्ड इन सेल्फ पॉलिनेशन, स्मॉल नंबर ऑफ pollen grains प्रोड्यूस होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में लार्ज नंबर ऑफ pollen grains आर प्रोड्यूस्ड। इट इज़ इकोनॉमिकल एज नो वेस्टेज ऑफ pollen grains occurs, तो सेल्फ पॉलिनेशन कैसा होता है? इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा pollen grains जो है प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो वेस्टेज भी नहीं होती pollen grains की। और वेयर एज इन क्रॉस पॉलिनेशन वेस्टेज ऑफ pollen grains अक्कर, इसलिए ये इकोनॉमिकल भी नहीं होता। तो इसका डायग्राम हमने बना के दिखाया हुआ है, क्या है वो? एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो हो रहा है, तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कह रहे हैं। नहीं तो सेम फ्लावर में ही, इसी फ्लावर में ही हो रहा है तो तभी सेल्फ पॉलिनेशन है। या फिर क्रॉस पॉलिनेशन में जैसे बताया दो डिफरेंट प्लांट्स होने चाहिए बट ऑफ सेम स्पीशीज़ के होने चाहिए, तो इसके फ्लावर से इसके फ्लावर तक जाएगा, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होंगे, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया विद द हेल्प ऑफ एनी वेक्टर, जैसे कि यहाँ पे हमने दिखा दिया बटरफ्लाई, इंसेक्ट, यहाँ पे भी हमने दिखा दिया बटरफ्लाई और इंसेक्ट के थ्रू ये हो सकता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाने में। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स द फॉलोइंग इवेंट्स टेक्स प्लेस, उन्होंने बोला था ना क्वेश्चन में कि डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को भी बताओ। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है? कुछ इवेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? आफ्टर पॉलिनेशन पोलन ग्रेन्स गिव राइज टू पोलन ट्यूब्स, पॉलिनेशन हो गया यानी कि पोलन ग्रेन्स जो ट्रांसफर हो गए फ्रॉम दी एंथर टू दी स्टिग्मा, अब क्या होगा? पोलन ग्रेन्स जो है उनमें पोलन ट्यूब्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, और उनमें से इतने सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं तो किसी एक की पोलन ट्यूब जो है ग्रो करके स्टाइल के थ्रू कहाँ पहुँच जाएगी? ओवरी में पहुँच जाएगी, जहाँ पे ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं। ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है? एग सेल प्रेजेंट होता है, फीमेल गैमीट होता है जो, ठीक है। और पोलन ट्यूब में क्या होगा? मेल गैमीट्स प्रेजेंट होंगे, तो एक पोलन ट्यूब में दो मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। ऑन रीचिंग ओवरी पोलन ट्यूब रिलीजेस टू मेल गैमीट्स इनटू द एम्ब्रियो सैक ऑफ द ओव्यूल, तो ओवरी में पहुंचते ही जो मेल गैमीट है वो दोनों मेल गैमीट जो है रिलीज कर दिए जाते हैं
अब जो एक ओव्यूल है, सॉरी एक मेल गैमीट है, वो फ्यूज करेगा फीमेल गैमीट के साथ यानी कि एक्स सेल के साथ इन दी एम्ब्रियो साइक, जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ है। ये पोलन ट्यूब है, ये आ रही है, इसमें ये दो मेल गैमीट है, अंदर क्या है ओवरी में, ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारे को, ये एक्सेल दिया हुआ है। तो एक एक मेल गैमीट तो इसके साथ आ जाएगा, एक्सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, ये एक मेल गैमीट यहाँ गया, और इसी में एम्ब्रियो सैक में जो है दो पोलर न्यूक्लियाइज भी प्रेजेंट होते हैं, तो जो दूसरा मेल गैमीट है वो इनके साथ फ्यूज करेगा। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे कि एक मेल गैमीट यहाँ पे फ्यूज कर गया। तो जब ये एक मेल गैमीट जब एक्स सेल के साथ फ्यूज करो तो उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या फिर सिंगैमी, और इससे हमारे को जाइगोट प्रोड्यूस होता है। जबकि जो दूसरा मेल गैमीट जो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ ओव्यूल में फ्यूजन कर रहा है, तो उससे क्या, उसे हम क्या बोल रहे हैं, ट्रिपल फ्यूजन। क्यों? क्योंकि दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट पहले ही थे और एक मेल गैमीट में भी तो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा, तो हुए तीन न्यूक्लियाई हो गए। तो एक मेल गैमीट में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट था, तीन, और दो पोलर न्यूक्लियाई पहले से प्रेजेंट थे, तो तीन न्यूक्लियस जो है आपस में क्या कर रहे हैं, फ्यूजन कर रहे हैं, इसलिए उसको बोल रहे हैं ट्रिपल फ्यूजन। तीन की फ्यूजन यानी ट्रिपल फ्यूजन। और उससे हम क्या बनता, क्या है, एंडोस्पर्म बनता है इससे, ट्रिपल फ्यूजन से। सिंगेमी से जाइगोट बन रहा है और एंडोस्पर्म बन रहा है ट्रिपल फ्यूजन से। ठीक है, ये डायग्रामेटिकली भी हमने दिखा दिया है, अभी मैंने समझा भी दिया है अच्छे से। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो जाइगोट जो है डिवाइड करता है सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन ओव्यूल। जो जाइगोट है सेवरल टाइम्स जो है क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और फिर आफ्टर वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या फॉर्म हो जाएगा, एक एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा ओव्यूल के अंदर। द ओव्यूल देन डेवलप्स इन अ टफ कोट एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ सीड। और ओव्यूल क्या होगा, डेवलप उसके चारों, उसमें क्या है, एक टफ कोट जो है आउटर कोट डेवलप हो जाएगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओव्यूल सीड में। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, ओव्यूल्स जो है सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। राइट, और फ्रूट में जो एडिबल पार्ट होता है जिसे हम खाते हैं उसी को हम एंडोस्पर्म बोल रहे हैं, और एंडोस्पर्म किससे बन रहा था, जो ट्रिपल फ्यूजन हो रही है उससे एंडोस्पर्म बन रहा था। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राइट एडवांटेजेस ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। एडवांटेजेस तो देख लिए एक तरीके से हमने, जब डिफरेंस बिटवीन किया है, तो इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के डिसएडवांटेजेस हैं कि रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन लीड्स टू लॉस ऑफ विगोर एंड वाइटलिटी ऑफ द स्पीशीज। रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन होने से जो है, जो स्पीशीज होती है उसकी जो रिप्रोड्यूस करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो लॉस हो जाती है, यानी कि विगोर और वाइटलिटी जो है स्पीशीज की लॉस हो जाती है। न्यू वेराइटीज कैन नॉट बी ऑब्टेन, न्यू वेराइटीज को हम ऑब्टेन नहीं कर सकते सेल्फ पॉलिनेशन में। और जो द जेनेटिक डिफेक्ट्स ऑफ द ब्रीड कैन नॉट बी रिमूव, और जो उसमें जेनेटिक डिफेक्ट्स भी होंगे अगर ब्रीड में, तो उनको भी हम रिमूव नहीं कर सकते सेल्फ पॉलिनेशन के केसेस में। ठीक है ना। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, प्लांट्स हैव टू डिपेंड ऑन एक्सटर्नल एजेंसीज फॉर पॉलिनेशन। इसका डिसएडवांटेज ये है कि प्लांट्स जो है डिपेंड करते हैं एक्सटर्नल एजेंसीज पे पॉलिनेशन के लिए, जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह पे, बीज, बटरफ्लाइज, विंड, वाटर, इन सब पे। और pollen grains have to be produced in large quantities to ensure pollination, और pollen grains को large quantity में प्रोड्यूस करना पड़ता है जिससे कि pollination को इंश्योर किया जा सके, कि भाई pollination हो सके। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, आइडेंटिफाई मेल एंड फीमेल इन द फिगर्स गिवन बिलो, ऑल्सो फिल इन द ब्लैंक्स 3 to 8 एंड देन क्लैरिफाई अबाउट द मिसकंसेप्शन दैट मदर एंड नॉट फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बियरिंग डॉटर्स एंड नॉट सन्स। तो हमें इसमें फिगर में दिया होगा, हमें आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, जबकि मैंने इसी में आंसर कर दिया है। तो लेकिन हमारे को यहाँ पे ये जो एक्स वाई और एक्स एक्स दिया हुआ है, इससे हमें बताना होगा कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। और हमें 3 to 8 जो मार्किंग दी हुई है वहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं कि कहाँ पे कौन सा क्या आएगा, और हमें क्लैरिफाई करना है इस मिसकंसेप्शन को। क्या ये जो मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में, एक तरीके से कहेंगे मिथ्या है, जो कि जो मदर होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि भाई जो न्यू चाइल्ड जो बॉर्न होगा वो डॉटर होगा या सन होंगे, ये मदर पे डिपेंड करता है ना कि फादर पे। जब ये मिसकंसेप्शन है, जबकि ये किस पे डिपेंड करता है, फादर पे डिपेंड करता है कि जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होगा वो डॉटर होगी या फिर सन होगा, यानी कि मेल होगा या फीमेल होगी।
तो कैसे, तो हमें ये दिया होगा एक्स वाई दिया है और एक्स एक्स दिया है, तो ये जो है क्रोमोसोम्स दिए हुए हैं। तो हमने क्या कहते हैं, ये जो एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं ये प्रेजेंट होता है मेल्स में, और एक्स एक्स जो होता है ये जो सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं फीमेल्स में। हमारी ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं टोटल, जिसमें अगर ये तो टोटल है, इन इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो गया, अगर हम पेयर्स में देखें तो ये 23 पेयर्स बनेंगे। तो ठीक है ना, 23 प्लस 23 46 हो जाएगा, यानी पेयर में प्रेजेंट होते हैं ये क्रोमोसोम, तो 23 पेयर्स होते हैं। अब इन 23 पेयर्स में भी 22 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 23। तो ये जो 22 पेयर्स होते हैं ये सेम होते हैं मेल और फीमेल दोनों में, इनको हम बोलते हैं ऑटोजोम्स। ठीक है, इनको हम बोलते हैं ऑटोजोम्स। और ये जो एक एक जो ये है पेयर, ये वाला, इसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जो मेल और फीमेल दोनों में अलग होगा, क्रोमोसोम। ठीक है, कैसे अलग होगा, मेल में होता है एक्स और वाई, और फीमेल में होता है एक्स और एक्स, ये पेयर प्रेजेंट होता है, ये सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है। और वाई क्रोमोसोम जो होता है वो एक्स क्रोमोसोम से थोड़ा सा छोटा होता है, शॉर्ट होता है, राइट। तो जब हम क्रॉस करवाते हैं, ये मेल है ये फीमेल है, तो इसके जब हम गैमीट्स निकालेंगे तो इसमें तो दो तरीके के गैमीट्स निकलेंगे, एक एक्स है और एक वाई है। और इसमें तो दोनों ही एक्स है, तो एक ही बार हम एक्स लिख सकते थे, वैसे मैंने दोनों ही एक्स दिखा दिए, एक बार भी एक्स लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम ही गैमीट है, तो एक ही गैमीट निकाल सकते हैं एक्स। तो जब हम क्रॉस करवाएंगे, मैंने क्या लिख दिया, ये क्वेश्चन में ही था ऐसे, तो जब ये ऐसे क्रॉस होगा, ये वाला एक्स जो भी इस फीमेल के एक्स से जब फ्यूज़ करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा जब, तो जब ये फ्यूज़ करेंगे तो क्या होगा, एक्स एक्स ज़ाइगोट बनेगा। ठीक है, और फिर ऐसे ही दूसरे वाले एक्स से जब ये वाला एक्स करेगा तब भी एक्स एक्स बन रहा है, लेकिन जब ये वाई वाला इसके एक्स से करेगा तो एक्स वाई बन रहा है, और दोबारा से फिर ये वाई और ये वाला एक्स करे तो एक्स वाई बन रहा है। बेसिकली होता क्या है, ये जो हमने पढ़ा था कि ओवम होता है, जो फीमेल में जो ओवम होता है, ओवम क्या है, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है ओवम, राइट। तो ओवम में क्या है, हमें पता है कि यूटेरस में ये प्रेजेंट है, फेलोपियन ट्यूब्स के उधर, ठीक। तो इसमें जो है थ्रू वेजाना जो है स्पर्म आएगा, स्पर्म क्या है, ये क्या, ये फीमेल गैमीट है और ये मेल गैमीट है। तो हमने देखा था थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म जो है रिलीज होते हैं, और लेकिन उनमें से कोई एक ही स्पर्म जो है फर्टिलाइज करता है ओवम को जाके। तो अगर जो स्पर्म जो फर्टिलाइज करेगा ओवम को, अगर उसमें एक्स क्रोमोसोम है, और ओवम में तो पहले से ही एक्स है, क्योंकि फीमेल में एक्स और एक्स होता है ना, तो गैमीट है ओवम, तो उसमें एक्स पहले से ही है। और अगर ये स्पर्म एक्स क्रोमोसोम वाला जाके फर्टिलाइज करता है ओवम को, तो क्या बन जाएगा, एक्स एक्स जैग वाला जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, एक्स एक्स वाला जाइगोट बनेगा, तो यानी वो किस में डेवलप करेगा, फीमेल चाइल्ड में डेवलप कर जाएगा, यानी कि गर्ल चाइल्ड जो है बोर्न होगी। लेकिन अगर ये रहा ओवम और इसमें पहले से एक्स है, अब स्पर्म आ रहा है जो, तो अगर इसमें वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म आएगा और वो इसको फर्टिलाइज करेगा, तो क्या बन जाएगा, जाइगोट। जाइगोट में क्या आ जाएगा, एक्स और वाई क्रोमोसोम आ जाएंगे, राइट। तो ये किस में डेवलप कर जाएगा, ये मेल में, यानी कि जो चाइल्ड जो डेवलप करेगा, जो ग्रो करेगा और बर्थ लेगा, वो क्या होगा, वो मेल चाइल्ड होगा, यानी कि बॉय होगा। तो ये किस पे डिपेंड किया, स्पर्म पे डिपेंड कर रहा है, स्पर्म्स कहाँ से आ रहे हैं, फादर से। तो इसलिए फादर रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो न्यू ऑफस्प्रिंग आएगा, जो न्यू चाइल्ड बोर्न होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा, गर्ल होगा कि बॉय होगा, डॉटर होगा या सन होगा, जो मर्जी कह लीजिए। तो ये किस पर डिपेंड करता है, फादर पे, ना कि मदर पे। अ चाइल्ड हु इनहेरिट्स एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर विल बी अ गर्ल, और अगर वाई क्रोमोसोम इनहेरिट कर रहे हैं तो वो बॉय होगा। Thus, it is father who is responsible in determining the sex of a child, right?
ये चीज़ हमने सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक में चैप्टर 9 जो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन उसमें भी अ, अच्छे से एक्सप्लेन कर समझी है, और मैंने एक्सप्लेन करी थी उसमें वर्ड टू वर्ड रीड करके एनसीईआरटी को। तो इसलिए उन वीडियोस को देखिए जाके। और दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। जब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। जो भी डाउट्स हो या कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई सजेशन हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, and I will also try to give the link of this PDF in the description box. Till then, bye bye.